नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय की प्रशासनिक नीतियों को। गवर्नर जनरल व भारत के वायसराय, इनके द्वारा बनाई गई प्रशासनिक नीतियों को हम समराइज करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम के दिन हमें याद रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रहे। ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक नीति, प्रशासनिक नीति, प्रशासनिक नीति। और इधर हम देखेंगे वायसराय के नाम, प्रशासनिक नीति, और इधर आप कहे गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन, द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था 1765 में। द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया है 1765 में। 1765 द्वैत शासन, 1765 में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जबकि द्वैत शासन का अंत किया गया, द्वैत शासन का प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, जबकि 1773 में द्वैत शासन को समाप्त किया। द्वैत शासन का अंत या द्वैत शासन का समापन, द्वैत शासन का समाप्त किया, द्वैत शासन का समापन किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या इसे ही कहा जाता है घेरे की नीति, घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस की नीति का प्रतिपादन किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी का प्रतिपादन किया गया। रिंग फेंस पॉलिसी का प्रतिपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिंग फेंस पॉलिसी का प्रतिपादन किया गया। अगला है, इसके बाद देखते हैं 1793 को स्थायी बंदोबस्त, 1793 को स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया। अर्थात स्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड
कार्नवालिस। इसके बाद 1798 को सहायक संधि के जनक है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का प्रारंभ किया गया। इसके बाद है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति या विलय नीति का प्रतिपादन किया गया। हड़प नीति या विलय नीति या वैवगत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1848 में हड़प नीति, विलय नीति या वैवगत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में प्रशासनिक नीति बनाई गई रियासतों के विलय का हड़प नीति, विलय नीति या वैवगत का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रशासनिक नीति जिसे हम एक साथ लिखकर याद कर रहे हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आसानी से याद रहे। प्रशासनिक नीति 1765, आपको ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना है कि द्वैत शासन का प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, द्वैत शासन का समापन किया वॉरेन हेस्टिंग ने, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति के जनक है वॉरेन हेस्टिंग, स्थायी बंदोबस्त के जनक है कार्नवालिस, सहायक संधि के जनक है वेलेजली, हड़प नीति, विलय नीति, वैवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जनक है लॉर्ड डलहौजी। ध्यान से देखिएगा, द्वैत शासन का प्रारंभ किया रॉबर्ट क्लाइव ने, द्वैत शासन का अंत किया वॉरेन हेस्टिंग ने, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति के जनक है वॉरेन हेस्टिंग, स्थायी बंदोबस्त के जनक है कार्नवालिस, सहायक संधि के जनक है वेलेजली, हड़प नीति, विलय नीति डलहौजी, हड़प नीति, विलय नीति, वैवगत का सिद्धांत के जनक है लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं समाज सुधारक नीतियां। समाज सुधारक नीतियां, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं समाज सुधारक नीतियां। समाज सुधार हेतु नीतियां, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं समाज सुधारक नीति में, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले है 1829 सती प्रथा का अंत। 1829 सती प्रथा का अंत, अर्थात सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, अर्थात सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत हुआ और सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, अर्थात विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया, अर्थात सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिक। दूसरा है 1830, इसके बाद देखने हम जा रहे हैं 1830 ठगी प्रथा का अंत, अर्थात ठगी प्रथा निषेध अधिनियम। ठगी प्रथा निषेध अधिनियम, ठगी प्रथा निषेध अधिनियम के तहत ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठगी प्रथा का अंत, और ठगी प्रथा का भी अंत किया है विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा
सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत किया गया। इसके बाद सीधे चलते हैं 1843। 1843 है दास प्रथा का अंत, अर्थात दास प्रथा निषेध कानून लाया गया। दास प्रथा निषेध कानून या दास प्रथा निषेध अधिनियम। दास प्रथा निषेध अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत किया गया। 1843 में दास प्रथा निषेध अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया और यह करने का श्रेय जाता है एलिन बरो को। एलिन बरो को, लॉर्ड एलिन बरो के द्वारा, लॉर्ड एलिन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। अगला देखते हैं 1844। 1844 है नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा निषेध अधिनियम। नर बलि प्रथा निषेध कानून या अधिनियम, नर बलि प्रथा निषेध कानून के द्वारा नर बलि प्रथा का अंत किया गया। नर बलि प्रथा का अंत, नर बलि प्रथा का अंत किया गया और यह करने का श्रेय गया हॉर्डिंग प्रथम को। हॉर्डिंग प्रथम के द्वारा नर बलि प्रथा का अंत किया गया। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद रखते सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक, ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक, दास प्रथा का अंत एलिन बरो, नर बलि प्रथा का अंत हॉर्डिंग प्रथम। ध्यान दीजिएगा 1829 सती प्रथा निषेध अधिनियम अर्थात सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा। 1830 ठगी प्रथा निषेध अधिनियम, ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा। 1843 दास प्रथा निषेध अधिनियम, दास प्रथा का अंत एलिन बरो के द्वारा। 1844 नर बलि प्रथा निषेध अधिनियम, नर बलि प्रथा का अंत हॉर्डिंग प्रथम। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनगणना। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनगणना। ध्यान दीजिएगा, अगला है भारत में जनगणना। भारत में जनगणना, भारत में जनगणना। अगला है भारत में जनगणना। ध्यान दीजिएगा 1872 भारत में जनगणना का प्रारंभ। 1872 भारत में जनगणना का प्रारंभ। भारत में जनगणना का प्रारंभ। भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 भारत में जनगणना का प्रारंभ यह किया लॉर्ड मेयो ने। भारत में जनगणना का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है 1872 में लॉर्ड मेयो ने। दूसरा पकड़ते हैं 1881 भारत में नियमित जनगणना। भारत में नियमित जनगणना अर्थात हर 10 वर्ष में जनगणना का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में नियमित जनगणना, नियमित जनगणना अर्थात रेगुलर जो सेंसस निकाला जाएगा वो किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को ध्यान दीजिएगा। जनगणना 1872 भारत में जनगणना का प्रारंभ करने का श्रेय गया लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1881 भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ किया लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। अगला हम देखने जा रहे हैं कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम अगला है कारखाना अधिनियम। 2 कारखाना अधिनियम आया। प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा।
प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा, और 1891 10 साल बाद द्वितीय कारखाना अधिनियम यह लाया गया लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा, 1891 द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। अगला है दिल्ली दरबार का आयोजन। भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन हुए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन हुए हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन हुए हैं। भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार के आयोजन हुए हैं। पहला हुआ है 1877 दिल्ली दरबार का आयोजन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, और इनके द्वारा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का स्वागत किया गया। अर्थात प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था महारानी विक्टोरिया के लिए। महारानी विक्टोरिया के स्वागत में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। यहां पर महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। केसरे हिंद की उपाधि से सुसज्जित किया गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दूसरी बार अर्थात द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1903 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहां पर वायसराय थे लॉर्ड लिटन, जबकि 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसमें स्वागत किया गया था द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था राजकुमार एडवर्ड सप्तम व महारानी अलेक्जेंड्रा के लिए। महारानी अलेक्जेंड्रा के लिए 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड सप्तम व महारानी अलेक्जेंड्रा के लिए द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके बाद 1911 में, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 यह था तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन।
ध्यान दीजिएगा, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, जिसे कहा जाता है 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन, इसे कहा जाता है 1903 का दिल्ली दरबार का आयोजन, 1877 का दिल्ली दरबार का आयोजन। 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन यह करवाया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, इसे किया था हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। यहां पर स्वागत किया गया था ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी का इसमें स्वागत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 का दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड रिटन के द्वारा महारानी विक्टोरिया के स्वागत में किया गया था। 1903 का दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा राजकुमार एडवर्ड सप्तम व महारानी अलेक्जेंड्रा के स्वागत में किया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग द्वितीय के द्वारा राजकुमार जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। तो यह है दिल्ली दरबार का आयोजन। आगे देखते हैं श्वेत विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्वेत विद्रोह। आगे है श्वेत विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, श्वेत विद्रोह अर्थात ब्रिटिश अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह जो कहलाता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह का होने का कारण था उपहार व दोहरा भत्ता देना बंद करना। श्वेत विद्रोह होने का कारण था उपहार व दोहरा भत्ता देना बंद करने के कारण ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। प्रथम श्वेत विद्रोह यह हुआ था लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था प्रथम श्वेत विद्रोह। जबकि द्वितीय श्वेत विद्रोह यह हुआ है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम श्वेत विद्रोह यह हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, द्वितीय श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे डिस्कस करते हैं सैनिक विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैनिक विद्रोह। हमारा देश भारत, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में ब्रिटिश कालीन प्रमुख सैनिक विद्रोह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं, हम देखने जा रहे हैं सैनिक विद्रोह, ब्रिटिश कालीन सैनिक विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है तमिलनाडु में, आज के तमिलनाडु में है वेल्लोर, यह है वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, वेल्लोर में हुआ था सैनिक विद्रोह 1806। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1806, वेल्लोर का
सैनिक विद्रोह 1806 में हुआ था। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1806, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह यह हुआ था वायसराय जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ है 1806 में जॉर्ज बार्लो के शासन काल में। जॉर्ज बार्लो के शासन काल में हुआ है, जॉर्ज बार्लो के शासन काल में हुआ है वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। यह पकड़ना है, पश्चिम बंगाल में यह है बैरकपुर। बैरकपुर, बैरकपुर छावनी में हुआ है 1824 में बैरकपुर छावनी का विद्रोह। बैरकपुर छावनी का विद्रोह, बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह या बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह 1824 में हुआ है बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह। इस समय भारत के वायसराय थे एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड एमहर्स्ट। 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में 1824 में बैरकपुर छावनी में हुआ है सैनिक विद्रोह, बैरकपुर छावनी का या बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। और यहीं से ही 1857 में प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। बैरकपुर छावनी से ही प्रारंभ हुआ था 1857 को मंगल पांडे के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। इस समय भारत के वायसराय है। 1857 की क्रांति भी प्रारंभ हुई थी बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह 1824 में हुआ था। बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह 1824 में हुआ था। इस समय भारत के वायसराय थे एमहर्स्ट। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से ही। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 29 मार्च 1857 को। यह प्रारंभ हुआ था 29 मार्च 1857 को प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, अर्थात यह प्रारंभ किया गया था मंगल पांडे के नेतृत्व में। यह मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ किया गया था बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह। यह भी प्रारंभ हुआ था बैरकपुर छावनी से ही 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। 1806 वेल्लोर का सैनिक विद्रोह जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में। 1824 बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह एमहर्स्ट के शासनकाल में। 29 मार्च 1857 की क्रांति या 1857 की विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मंगल पांडे के नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन युद्ध, ब्रिटिश कालीन प्रमुख युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन प्रमुख युद्ध, ब्रिटिश कालीन प्रमुख युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन प्रमुख युद्ध। देखिएगा, ब्रिटिश कालीन प्रमुख युद्ध यह है आज के हिसाब से पाकिस्तान और यह है अफगानिस्तान। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन प्रमुख युद्ध, ब्रिटिश कालीन युद्ध। ध्यान दीजिएगा, यह है आज का अफगानिस्तान, उस समय का अफगान,
ये आज का है अफगानिस्तान, उस समय का है था अफगान। ये है इसकी राजधानी काबुल। ध्यान दीजिएगा, समय अफगानिस्तान को अफगान कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानियों के बीच कुल 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो हम ये देखते हैं कि किस आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन से भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। ध्यान दीजिएगा, यह मैं लिख रहा हूं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय में भारत के, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड। ये थे ऑकलैंड, ऑकलैंड। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश सेना को। अगला, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय ऑकलैंड, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय लॉर्ड लिटन, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इस प्रकार से 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं। यह आज का है म्यांमार, यह है आज का म्यांमार, जो उस समय का था बर्मा। यह है आज का म्यांमार, उस समय का बर्मा। आज का म्यांमार, उस समय का बर्मा, और यह है उस समय का अफगान। ध्यान दीजिएगा, बर्मा, अंग्रेजों का बर्मा के साथ 3 युद्ध हुआ है। आंग्ल बर्मा युद्ध, ध्यान दीजिएगा, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यह हुआ है एमहर्स्ट के शासन काल में, एमहर्स्ट के शासन काल में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह हुआ है लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। और इसके बाद तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यह हुआ है लॉर्ड डफरिन के शासन काल में, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। तो इस प्रकार से कुल 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध पहला हुआ है एमहर्स्ट के शासन काल में, दूसरा लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, और तीसरा लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है मराठा। इस समय भोसला वंश की राजधानी थी नागपुर, तो हम नागपुर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद द्वितीय
आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये पकड़ना है मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान दीजिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध। कुल 4 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर थे वेरेलस्ट, 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 गवर्नर थे वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। ध्यान दीजिएगा, कॉर्नवालिस, वेरेलस्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। और इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगले बने लॉर्ड वेलेजली। तो इस प्रकार से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है वेरेलस्ट के शासनकाल में, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा वेलेजली के शासनकाल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है प्लासी का युद्ध, यहां पकड़ना है प्लासी का युद्ध। यह है प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को, प्लासी में हुआ है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को हुआ है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में। प्लासी का युद्ध हुआ है लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में। यहां बिहार में पकड़ना है बक्सर, बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ है वेंसी टाट के शासन काल में। लॉर्ड बंगाल के गवर्नर वेंसी टॉर्ट के शासन काल में, वेंसी टॉर्ट के शासन काल में 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है वेंसी टॉर्ट के शासन काल में बक्सर का युद्ध। और प्लासी का युद्ध हुआ है लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में, लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में हुआ है प्लासी का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, वेंसी टाट के शासन काल में हुआ है बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध हुआ है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में। तो यहां पर हमने डिस्कस किया ब्रिटिश कालीन युद्ध। सबसे पहले देखते हैं आंग्ल अफगान युद्ध। पहला आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड, दूसरा लिटन, तीसरा चेम्सफोर्ड। मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध वेरेलस्ट, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा वेलेजली के शासनकाल में। आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा वेलेजली, तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, पहला एमहर्स्ट, दूसरा डलहौजी, तीसरा डफरिन। प्लासी का युद्ध लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। बक्सर का युद्ध वेंसी टाट के शासन काल में। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन
भू राजस्व व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था का मतलब यह होता है कि किसानों से किस प्रकार से लगान वसूला जाए, यही कहलाती है भू राजस्व व्यवस्था। अर्थात किसानों से लगान वसूलने हेतु बनाई गई व्यवस्था को भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। ब्रिटिश कालीन 3 प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था। पहला है 1793 को कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त का प्रतिपादन किया गया। स्थायी बंदोबस्त का प्रतिपादन किया गया, अर्थात स्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान दीजिएगा, 1793 स्थायी बंदोबस्त के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भूमि स्वामी मानकर, जमींदार को भूमि स्वामी मानकर उनके साथ बंदोबस्त करना, उनके साथ बंदोबस्त करना। 1793 स्थायी बंदोबस्त, 1793 स्थायी बंदोबस्त के जनक है कॉर्नवालिस। जमींदार को भूमि स्वामी मानकर उनके साथ बंदोबस्त करना। इसके तहत लगान का 89% हिस्सा ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के पास आएगा, जबकि 11% हिस्सा जमींदार के पास आएगा। 11% हिस्सा जमींदार के पास आएगा। भू राजस्व व्यवस्था में अगला देखते हैं, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। इसके जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1818 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। इसमें भूमि स्वामी किसान को ही माना जाएगा, अर्थात किसान को भूमि स्वामी मानकर, किसान को भूमि स्वामी मानकर उनके साथ, किसान को भूमि स्वामी मानकर उनके साथ बंदोबस्त करना, उनके साथ बंदोबस्त करना, यही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड हेस्टिंग के ही द्वारा 1819 में भू राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। इसके भी जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके भी जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 1819 में महालवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें गांव का मुखिया, इस समय गांव के मुखिया को कहा जाता था लंबदार। गांव का मुखिया लंबदार द्वारा लगान का निर्धारण व वसूली किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, गांव का मुखिया अर्थात लंबदार लगान का निर्धारण तथा वसूली करेगा। ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के जनक है कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं यहां पर स्थायी बंदोबस्त। यह है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त यह है, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। यह हम बनाने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत। यह है ब्रिटिश भारत। यह है
ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत में पकड़ना है। ये उस समय का, ये पूरा एरिया मिलाकर है आपका पंजाब, ये आपका है मध्य प्रांत, गुजरात इस समय शामिल था बंबई के अंतर्गत, महाराष्ट्र और गुजरात जो कि है बंबई का ही भाग, ध्यान दीजिएगा। और ये पूरा एरिया है मद्रास, ये पूरा है बंबई प्रांत, मद्रास। तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई, कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया बिहार, ध्यान दीजिएगा, इसे लागू किया गया बिहार, उड़ीसा, असम और बंगाल में। बिहार, झारखंड और बिहार को मिलाकर बिहार, उड़ीसा, यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर बंगाल। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यह पूरा एरिया है बंगाल और असम में इसे लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह हम बनाने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत, यह है ब्रिटिश भारत। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई प्रांत व मद्रास प्रांत में लगाया गया, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है मद्रास प्रांत और यह पकड़ना है बंबई प्रांत। तो बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत में लगाया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह आपका है बंबई प्रांत और यह आपका है मद्रास प्रांत में आरोपित किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत, यह है ब्रिटिश भारत। महालवाड़ी व्यवस्था लगाया गया पंजाब तथा, महालवाड़ी व्यवस्था लगाया गया पंजाब तथा उत्तर प्रांत में, इसे आरोपित किया गया पंजाब तथा उत्तर प्रांत में, पंजाब तथा उत्तर प्रांत में आरोपित किया गया महालवाड़ी व्यवस्था। यह है पंजाब, पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में भी है और यह है उत्तर प्रांत। तो इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त के जनक है कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स और महालवाड़ी व्यवस्था के जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स।